नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा लगातार एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए बाकायदा एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मुंबई से। वहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कैबिनेट के साथ जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में नगर विकास मंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कई दूसरे मंत्री भी शामिल रहे। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि अभी इस बात पर फैसला नहीं हो पाया है कि राज्य में लॉकडाउन लगाया जाए या फिर नहीं। इससे पहले कल उद्धव ने टास्क फोर्स के साथ बैठक की थी, जिसमें ये तय हुआ था, टास्क फोर्स की तरफ से सुझाव दिया गया था कि लॉकडाउन जरूरी है। इस बीच मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को दूसरे राज्यों से भी वैक्सीन मंगवाने के लिए कहा है। साथ हैं यूडी मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। जिस तरीके से मुंबई सहित अर्बन शहरों में, अर्बन इलाकों में जिस तरीके से कंडीशन खराब हुई कोरोना को लेकर, आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है। सर, क्या मीटिंग में तय हुआ है, किस तरीके की मीटिंग? जो राज्य में कोविड का संकट सामने आया है, इसमें निश्चित रूप से चिंता की बात है। जो नंबर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है और बेड्स है, ये नंबर देखते हुए ये बहुत ही सब उसे जो सुविधा है बढ़ाने के लिए रेमडेसिविर की उपलब्धता, ऑक्सीजन जो राज्य में जो 1200 मेट्रिक टन की उपलब्धता है, लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि जो पेशेंट जिस नंबर जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो ये ऑक्सीजन भी शॉर्टेज हो रहा है और इसलिए मुख्यमंत्री महोदय जी ने अन्य राज्यों से भी ऑक्सीजन लेने की कोशिश चल रही है। और क्या किसी तरीके की मदद की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जाएगी डेली बेसिस के लिए? अब बिल्कुल, इसमें भी इसके आज की बैठक में उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री महोदय जी से चर्चा करने के बाद अंतिम उस पर निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आज की बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। कैमरा के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्यों मंगवाई जा रही है दूसरे राज्यों से वैक्सीन? वैक्सीन तो केंद्र की तरफ से 2 लाख तकरीबन 33,000 डोज दी गई हैं, उसके बावजूद क्यों? देखिए, इससे भी बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। अभी तुरंत की बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है, बढ़ा दिया गया है आगे। फिलहाल 10वीं और 12वीं का एग्जाम जो होना था उसको रोक दिया गया है। ये तुरंत की बड़ी खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत फैसला किया है कि कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य पहली प्रायोरिटी है और ऐसे में पहली कोशिश है कि इस परीक्षा को रोका जाए, क्योंकि 3 से 4 लाख विद्यार्थी एक एक जगह या एक एक जिले में या इस तरीके से इकट्ठा होंगे तो निश्चित तौर पर प्रसार बढ़ेगा और उसको लेकर के रोक दिया गया है। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो वर्षा गायकवाड़ जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने लिया है मुख्यमंत्री के साथ बैठक में। रही दूसरी बात, अब सवाल की तो अब उसमें यह है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भले ही चल रहा है, लेकिन पॉजिटिव होती संख्या सरकार के लिए चिंता का विषय है। आज कोर ग्रुप की बैठक हुई है जिसमें यह फैसला लिया गया है 3 महत्वपूर्ण चीजें। एक तो वेंटिलेटर, दूसरा रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब जो इसको लेकर इंजेक्शन हैं, इन सारी चीजों को लेकर के जिलाधिकारी को प्रायोरिटी दे दी गई है। जिलाधिकारी तय करेगा कि कहाँ पे कितना स्टॉक है और उसकी सारी जानकारी, उसकी सारी चीज़ों की डिटेल उसके पास होगी। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने कही है
कि ऑक्सीजन इस समय 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र में प्रोडक्शन होता है, लेकिन इस समय जो महाराष्ट्र में ज़रूरत है वो 10 से 1100 मैट्रिक टन की हो गई है। यानी कट टू कट आज के समय कट टू कट पोजीशन है, यानी आने वाले 3-4 दिनों में ऑक्सीजन की किल्लत हो जाएगी। इसलिए 3-4 दिनों के भीतर दूसरे राज्यों, खासकर हल्दिया हो या दूसरी जगहों पर जहां ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहां से तुरंत ऑक्सीजन मंगाए जाए, नहीं तो राज्य की स्थिति खराब हो सकती है। और ऑक्सीजन को लेकर के फैसला लिया गया। तीसरा, वैक्सीनेशन को लेकर के केंद्र सरकार से फिर एक बार राज्य सरकार ने गुजारिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दिया जाए, क्योंकि वैक्सीन दिया जाएगा तो ही हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कर पाएंगे और उसके साथ साथ हम आने वाले समय में कोरोना के प्रसार को रोक सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि लॉकडाउन होना तय हो गया है। फिलहाल इसका स्वरूप सिर्फ ऐलान होना बाकी है। स्वरूप क्या होगा, क्या रूपरेखा रहेगी? अभिषेक, लौटेंगे आपके पास, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे हालात बिगड़ने क्यों दिए गए? महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार राज्य में लॉकडाउन लगा सकती है और ऐसे में संकेत शिवसेना नेता संजय राउत की तरफ से भी दिए गए। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन को लेकर फिर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने वैक्सीन की कमी पर सवाल उठाया, सवाल पूछा कि आखिर उन्हीं राज्यों में वैक्सीन की कमी क्यों है जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत जी हैं। सर, लेमेन और आम जनता जानना चाहती है कि क्या महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही बचा है? कि अगर कोई दूसरा विकल्प होगा तो हमारे यहाँ के जो अपोजिशन है उसने बताना चाहिए कि ये विकल्प है। लॉकडाउन का रास्ता तो 1.5 साल पहले मोदी जी ने ही दिखाया था ना कि लॉकडाउन का ही विकल्प है, लेकिन उसके बाद भी जो दूसरी लहर आई है वो ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा बढ़ रही है। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, शहर है, घनी आबादी है, लोगों का और राज्यों से आना जाना यहाँ ज़्यादा होता है, तो सबका परिणाम यहाँ केसेस बढ़ने में ज़रूर होता है। लेकिन अभी अगर कंट्रोल ही करना है, ब्रेक द चेन, ये जो मूवमेंट है, उसके लिए मुझे लगता है कि अगर सरकार सोचती है लॉकडाउन का तो उसे समर्थन अपोजिशन ने देना चाहिए कुछ समय के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, नहीं तो स्थिति कंट्रोल के बाहर जा सकती है। और इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री अमित देशमुख ने केंद्र के उन आरोपों पर पलटवार किया जिनमें केंद्र ने राज्य में मैन पावर कम होने का आरोप लगाया था। हमारे साथ हैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अमित देशमुख। अमित जी, जिस तरीके से सेंट्रल की टीम भी कह रही है कि कहीं ना कहीं जो मेडिकल हेल्थ वर्कर हैं वो कम पड़ रहे हैं महाराष्ट्र के भीतर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में ज़रूरत है कि फील्ड में काम करने को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अभी कुछ बातें सामने रखी हैं उसका जायज़ा हम ले रहे हैं और जहाँ तक उनका कहना है कि यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स जगह जगह नहीं गए या यहाँ पर अर्ली टेस्टिंग नहीं हुआ, ट्रेसिंग नहीं हुआ, ये जो कुछ कहा है उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात उनको भी समझनी चाहिए कि भारत में जितने कोविड के पेशेंट्स हैं उसके 50% से भी ज़्यादा ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में जो काम चल रहा है वो पारदर्शिता के साथ यहाँ पर कुछ भी मतलब एक भी अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसका नोट होता है यहाँ पे, उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाता है यहाँ पे। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत के केंद्र सरकार पर हमले के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार बहाने बना रही है जबकि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। के आरोप प्रत्यारोप, एक्सक्यूजेज, बहानेबाजी, ये सब बंद होनी चाहिए। और अब जो है वो लोग जो है वो ये सब चीज़ बहानेबाजी नहीं देखना चाहते। आप जो है वो ज़मीन पर क्या कर रहे हैं वो देखना चाहते हैं। और उसके लिए जब खुद हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई कमी नहीं है, किसी राज्य में कमी नहीं होने दी जाएगी,
तो इसलिए इस तरह की चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और इस वक्त लोगों की स्वास्थ्य के बारे में, लोगों की सेहत के बारे में, लोगों की सलामती के बारे में हमें प्राथमिकता से देखना होगा। तो अब लगातार सियासत भी हो रही है। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय राउत ये कह रहे हैं कि उन राज्यों से ही क्यों शिकायतें आ रही हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन पलटकर अगर यही सवाल उनसे पूछ लिया जाए कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं से क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की। अभिषेक, ऐसे हालात ही क्यों बनने दिए गए? क्योंकि संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन का रास्ता तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया था। बिल्कुल, जिस तरीके से खास करके केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सेंटर ये मानता है कि इस पूरे मामले में जो मैनेजमेंट होना चाहिए, कोविड मैनेजमेंट, वो नहीं हो पा रहा है राज्य सरकारों द्वारा। और जिन जिन राज्य सरकारों ने इस तरीके का कहा है, सेंटर की टीम ने उन सारी जगहों पर सवाल उठाए हैं। हालांकि राजनीति अलग चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जनता के बीच जाना है, जनता के जो अंदर आक्रोश है उसको फेस करना है, तो इसलिए कहीं ना कहीं बॉल दूसरे गेम में डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और भी मैं बता दूं, गायत्री की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 10वीं की परीक्षा राज्य सरकार ने कहा है कि जून के आखिरी महीने में ले सकते हैं। 10वीं की परीक्षा जो अभी होनी थी अप्रैल में, उसको जून के आखिरी महीने में लेने की बात सामने आ रही है। दूसरा, 12वीं की परीक्षा मई के आखिरी महीने में लेने को लेकर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। हालांकि परीक्षा की डेट नहीं आई है, लेकिन आज जो अप्रैल से परीक्षा होने वाली थी उसको फिलहाल टाल दिया है कोविड को देखते हुए। ये बड़ी खबर है, क्योंकि लाखों लोग इसमें बैठने वाले थे, लाखों परीक्षार्थी बैठने वाले थे, तो ऐसे में सबकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। और चूंकि 15 के बाद से सरकार हो सकता है कि लॉकडाउन फेज में चली जाए, तो ऐसे में परीक्षा कराना संभव नहीं होगा। और भाजपा वालों को गाली बोल रही है, अरे दीदी, आपके खिलाफ चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं। आपकी गलतफहमी है कि भाजपा आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आपके खिलाफ चुनाव तो मेरे उत्तर बंगाल की माताएं, बहनें, भाइयों बहनों लड़ रहे हैं। ये उत्तर बंगाल है, यहाँ का राजवंशी समाज लड़ रहा है, यहाँ का गोरखा समाज लड़ रहा है, यहाँ का चाय बागान का मजदूर लड़ रहा है, यहाँ दुआर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, यहाँ की माताएं बहनें आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, यहाँ का किसान आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। आप खामखा भाजपा को गाली बोलकर अपनी ऊर्जा जाया कर रही है। मित्रों, ये दीदी का भाषण आप सुनोगे ना, तो उनके भाषण में बंगाल से ज्यादा वो मेरा नाम बोलती। शायद मेरी जगह बंगाल का नाम बोलती ना तो चुनाव भी जीत जाती। इतनी गालियां मुझे बोलती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी 2 दिन से चला है कि आप अमित शाह इस्तीफा दे दे, अमित शाह इस्तीफा दे दे, और ये बोलने के साथ ही इनके सारे लोग लग पड़े अमित शाह इस्तीफा दे दे। माताओं भाइयों बताओ, आप चाहते हो मैं इस्तीफा दूं? जोर से बोलो, चाहते हो? मैं पॉकेट में लेकर आया हूं, निकाल कर भेज देता हूं दीदी को, चाहते हो क्या? दीदी, जिस दिन बंगाल की जनता कहेगी मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर ये 2 तारीख को आप अपना इस्तीफा तैयार रखना, 2 बजे राज्यपाल को देने जाना। मित्रों, अभी अभी उत्तर बंगाल में 4थे चरण का चुनाव हुआ। दीदी ने यहां के लोगों को उकसाया, कहा सीआरपीएफ को घेर लो, बूथ लूट लो, और उनकी सुनकर पूछवा चल पड़े, हथियार खींच लिए, गोलीबारी हुई, 4 लोगों की दुखद मौत हुई। मुझे भी बहुत दुख है, 4 युवा मारे गए, जान से हाथ धो गए। दीदी, अगर आप भाषण ना करती ना तो 4 युवाओं की मौत न होती। आप उनको न उकसाती तो 4 युवाओं की मौत न होती। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, बताओ, ये 4 हमारे भाइयों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है?
4 नहीं मरे, एक 5वां भी मर गया। आनंद बर्तन कर एक युवा वोट डालने गया था, टीएमसी के गुंडों ने उसको गोली मारकर मार। ये 4 के लिए तो दीदी हाय तौबा कर रही है, बड़े बड़े आवाज से रो रही है, मगर हमारे आनंद बर्मन के लिए तो शब्द भी नहीं। क्यों भाई बताओ, क्यों बताऊं मैं बताऊं? क्योंकि आनंद बर्मन राजवंशी समाज से था, उनकी वोट बैंक से नहीं है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, जान चाहे हिंदू की जाए मुसलमान की, मुख्यमंत्री का जी जलना चाहिए या नहीं जलना चाहिए? तो 4 लोगों के लिए तो आप आंसू बहा रही हो दीदी, हमारे आनंद बर्मन के लिए क्यों आंसू नहीं आते? मौत में भी राजनीति करते हैं आप, और यही तुष्टीकरण बंगाल को ले डूबेगा। मुझे बताओ भाइयों, बहनों, माताओं, इस बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? ये घुसपैठ के मेरे युवाओं की नौकरी ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं? जोर से बोलो, ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं? गरीब का चावल ले जाते हैं नहीं ले जाते? उनको रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए? दीदी रोकेगी क्या? रोकेगी? 10 साल तक रोका है क्या? रोका है? वो तो नहीं रोकेगी, क्योंकि उसकी वोट बैंक वो है, उसकी वोट बैंक वो। मित्रों, मगर मैं आपको कहने आया हूं, एक बार 2 मई को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बना दो, इंसान तो क्या सरहद की उस ओर से परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। घुसपैठ की समस्या का समाधान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। मुझे बताओ भाई, ये शरणार्थी जो आए हैं, मतवा समाज के हैं, नामशूद्र समाज के हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अरे यार जोर से बोलो, थकान तो मुझे लगनी चाहिए, आप भी थके हो। मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? दीदी कहती है नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डर रही है। अरे दीदी आप क्या रोकोगी? आपकी तो 2 तारीख को विदाई मिलती। भाजपा सरकार बनने वाली है, हम सीए को लागू कर मेरे नामशूद्र समाज के, मतवा समाज के, हर समाज के शरणार्थियों को भारत का नागरिक बनाकर सम्मान देने वाले तुष्टीकरण की राजनीति, ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए 18,000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में भेजने का तय किया। आपको मिला है क्या? मिला है क्या? माताएं मिला है क्या? क्यों नहीं मिला भाई? क्योंकि दीदी ने आपका नाम ही दिल्ली नहीं भेजा है। मगर चिंता मत करो, 2 तारीख को कमल खिला दो, 2 तारीख को हमारे रॉय को जिता दो, 5 तारीख को 18,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में जमा हो। मित्रों, सारे गरीबों को, देश भर के गरीबों को 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलता। बंगाल के गरीबों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो भाई, मिलना चाहिए।